आज की कहानी का शीर्षक है मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक का जन्म 23 अप्रैल 1858 को जर्मनी के कील शहर में हुआ। उनका पूरा नाम मैक्स कार्ल अर्न्स्ट लुडविग प्लैंक था। उनका परिवार शिक्षित और प्रतिष्ठित था। उनके पिता योहान जूलियस विल्हेल्म प्लैंक कानून के प्रोफेसर थे। परिवार में शिक्षा, अनुशासन और ईमानदारी को बहुत महत्व दिया जाता था। बचपन से ही मैक्स गंभीर और अनुशासित स्वभाव के थे। वे बहुत शोर मचाने वाले या लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले बच्चे नहीं थे। उन्हें चीजों को गहराई से समझना पसंद था। कुछ वर्षों बाद उनका परिवार म्यूनिख चला गया। वहीं उनकी स्कूली शिक्षा आगे बढ़ी। स्कूल में प्लैंक की रुचि कई विषयों में थी। वे गणित में अच्छे थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें संगीत से भी गहरा प्रेम था। वे पियानो और ऑर्गन बजाते थे और संगीत की रचना में भी रुचि रखते थे। एक समय ऐसा भी आया जब उनके सामने प्रश्न था, क्या वे अपना जीवन संगीत को समर्पित करें या विज्ञान को। अंततः उन्होंने विज्ञान को चुना। उनकी सबसे अधिक रुचि फिजिक्स में होने लगी। उन्हें प्रकृति के नियमों में एक विशेष सुंदरता दिखाई देती थी। वे जानना चाहते थे कि इतनी विशाल और जटिल प्रकृति कुछ निश्चित नियमों के अनुसार कैसे काम करती है। 1874 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में प्रवेश लिया और फिजिक्स की पढ़ाई शुरू की। लेकिन उस समय फिजिक्स को करियर के रूप में चुनना बहुत उत्साहजनक निर्णय नहीं माना जाता था। कहा जाता है कि उनके एक शिक्षक फिलिप वॉन जॉली ने उन्हें चेतावनी दी कि फिजिक्स में लगभग सभी महत्वपूर्ण खोजें हो चुकी हैं और अब केवल कुछ छोटी मोटी समस्याएं ही बची हैं। लेकिन प्लैंक का उद्देश्य केवल नई चीजें खोजकर प्रसिद्ध होना नहीं था। वे प्रकृति के मूलभूत नियमों को समझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिजिक्स को ही चुना। कुछ समय बाद वे बर्लिन गए, जहां उन्हें उस समय के महान वैज्ञानिकों हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज़ और गुस्ताव किरचॉफ से सीखने का अवसर मिला। प्लैंक विशेष रूप से थर्मोडायनामिक्स से प्रभावित हुए। थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी में हीट, एनर्जी और वर्क के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्लैंक को खास तौर पर थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम आकर्षित करता था। इस नियम का संबंध एंट्रोपी से है। प्लैंक ने इसी क्षेत्र में गहरा अध्ययन करना शुरू किया और 1879 में केवल 21 वर्ष की आयु में अपनी डॉक्टरेट पूरी कर ली। उनका डॉक्टरल वर्क थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ से संबंधित था। धीरे धीरे वे अकादमिक दुनिया में आगे बढ़ने लगे। पहले उन्होंने म्यूनिख में काम किया, फिर कील यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। 1889 में उनके जीवन में एक बड़ा अवसर आया। बर्लिन यूनिवर्सिटी में गुस्ताव किरचॉफ की मृत्यु के बाद थियोरेटिकल फिजिक्स से जुड़ा महत्वपूर्ण पद खाली हुआ। अंततः प्लैंक को बर्लिन बुलाया गया। यहीं से उनकी वैज्ञानिक यात्रा उस समस्या की ओर बढ़ी जिसने आगे चलकर पूरी फिजिक्स को बदल दिया। 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण समस्या से जूझ रहे थे। समस्या थी, गर्म वस्तुएं प्रकाश और अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस प्रकार उत्सर्जित करती हैं। अगर किसी लोहे की छड़ को गर्म किया जाए तो शुरुआत में वह दिखाई नहीं देती, लेकिन तापमान बढ़ने पर वह पहले लाल, फिर नारंगी और बहुत अधिक गर्म होने पर लगभग सफेद चमकने लगती है। इसका अर्थ था कि किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इस समस्या को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक आदर्श वस्तु की कल्पना की जिसे कहा गया ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी ऐसी आदर्श वस्तु है जो उस पर पड़ने वाली सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेती है। जब उसे गर्म किया जाता है तो वह रेडिएशन भी एमिट करती है। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि अलग अलग वेवलेंथ पर ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी एमिट करेगा। ये सुनने में साधारण समस्या लगती थी, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स इसे पूरी तरह समझाने में असफल हो रही थी। कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग फॉर्मूलाज दिए। विल्हेल्म वीन ने एक फॉर्मूला विकसित किया जो छोटी वेवलेंथ्स पर काफी अच्छे परिणाम देता था, लेकिन लंबी वेवलेंथ्स पर प्रयोगों से मेल नहीं खाता था। दूसरी ओर रेली और जीन्स के क्लासिकल विचार लंबी वेवलेंथ्स पर अच्छे परिणाम देते थे, लेकिन छोटी वेवलेंथ्स पर उनका फॉर्मूला भयानक परिणाम देता था। क्लासिकल थियरी के अनुसार छोटी वेवलेंथ की ओर रेडिएशन की एनर्जी अनंत हो जानी चाहिए थी, लेकिन वास्तविक प्रयोगों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। बाद में इस समस्या को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी कहा गया, यानी क्लासिकल फिजिक्स की प्रेडिक्शंस और एक्सपेरिमेंट्स के बीच गंभीर टकराव था। प्लैंक ने इस समस्या पर काम करना शुरू किया। उनका शुरुआती उद्देश्य क्लासिकल फिजिक्स को नष्ट करना नहीं था। इसके विपरीत वे क्लासिकल फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स में गहरा विश्वास रखते थे। वे ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला खोजना चाहते थे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को सही समझा सके।
अक्टूबर 1900 में प्लैंक ने एक ऐसा रेडिएशन फॉर्मूला प्रस्तुत किया जो एक्सपेरिमेंटल डेटा से शानदार तरीके से मेल खाता था। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। फॉर्मूला तो मिल गया था, लेकिन प्लैंक को समझाना था कि यह फॉर्मूला प्रकृति में क्यों काम करता है। यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल आइडियाज की सहायता ली, और फिर उन्हें एक ऐसी असम्पशन करनी पड़ी जो उस समय की फिजिक्स के लिए बेहद अजीब थी। क्लासिकल फिजिक्स में माना जाता था कि एनर्जी किसी भी मात्रा में कंटिन्यूअसली दी या ली जा सकती है, लेकिन प्लैंक ने प्रस्ताव रखा कि एनर्जी का एक्सचेंज कंटिन्यूअस नहीं होता। एनर्जी केवल छोटे छोटे निश्चित पैकेट्स में अब्सॉर्ब या अमिट की जा सकती है। इन पैकेट्स को आगे चलकर क्वांटा कहा गया। प्लैंक ने एनर्जी के लिए संबंध दिया E=n, जहां E= एनर्जी, न्यू इक्वल्स रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और H= एक नया यूनिवर्सल कांस्टेंट n=0, 1, 2, 3। ये कांस्टेंट आगे चलकर प्लैंक कांस्टेंट कहलाया। आज इसका निश्चित मान है H=6.62607015 गुना 10 घन जूल सेकेंड। ये संख्या बेहद छोटी है। इसी कारण क्वांटम इफेक्ट्स रोजमर्रा की बड़ी वस्तुओं में आसानी से दिखाई नहीं देते, लेकिन एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स जैसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया में इसका महत्व बहुत बड़ा है। 14 दिसंबर 1900 को प्लैंक ने अपने विचार जर्मन फिजिकल सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किए। आज इस दिन को अक्सर क्वांटम थियरी के जन्म से जोड़ा जाता है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि स्वयं प्लैंक शुरुआत में अपनी क्वांटम असम्पशन के व्यापक अर्थ को पूरी तरह स्वीकार करने में सहज नहीं थे। उनके लिए यह मुख्य रूप से एक मैथमेटिकल नेसेसिटी थी जिससे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाया जा सकता था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा विचार आने वाले दशकों में न्यूटोनियन और क्लासिकल वर्ल्ड व्यू को चुनौती देने वाला था। जब 1900 में प्लैंक ने एनर्जी क्वांटाइजेशन का विचार दिया था, तब साइंटिफिक कम्युनिटी ने तुरंत इसकी क्रांतिकारी शक्ति नहीं पहचानी। फिर आए एल्बर्ट आइंस्टाइन। 1905 में आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए प्लैंक के क्वांटम आइडिया को और आगे बढ़ाया। आइंस्टाइन ने प्रस्ताव किया कि प्रकाश की एनर्जी स्वयं अलग अलग पैकेट्स में व्यवहार कर सकती है। बाद में इन लाइट क्वांटा को फोटॉन्स कहा गया। आइंस्टाइन के अनुसार फोटॉन की एनर्जी भी थी E=h। ये प्लैंक के विचार का एक साहसिक विस्तार था। प्लैंक शुरुआत में आइंस्टाइन के लाइट क्वांटम हाइपोथेसिस को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, लेकिन वे आइंस्टाइन की असाधारण प्रतिभा को पहचानने वाले शुरुआती वरिष्ठ वैज्ञानिकों में से एक थे। धीरे धीरे क्वांटम आइडिया मजबूत होता गया। नील्स बोर ने एटॉमिक मॉडल में क्वांटम कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया। फिर लुई द ब्रोयर, वर्नर हाइजेनबर्ग, अर्विन श्रोडिंगर, मैक्स बॉर्न, वोल्फगैंग पॉली और पॉल डियरैक जैसे वैज्ञानिकों ने इसे आगे बढ़ाया, और कुछ दशकों के भीतर एक नई थियरी विकसित हुई, क्वांटम मैकेनिक्स। जिस वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की समस्या हल करते हुए की थी, वही आगे चलकर माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स को समझने की मुख्य भाषा बन गई। लेकिन प्लैंक का जीवन केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों की कहानी नहीं था। उनका निजी जीवन कई भयानक त्रासदियों से भरा हुआ था। 1887 में मैक्स प्लैंक ने मैरी मर्क से विवाह किया। उनके 4 बच्चे हुए, कार्ल, जुड़वा बेटियां एमा और ग्रट, और अर्विन। प्लैंक अपने परिवार से बहुत प्रेम करते थे। उनका घर बर्लिन में वैज्ञानिकों और विद्वानों के मिलने जुलने की जगह भी बन गया था। संगीत उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। वे पियानो बजाते थे और एल्बर्ट आइंस्टाइन भी वायलिन बजाते थे। दोनों के बीच विज्ञान के साथ साथ संगीत का भी संबंध था। लेकिन प्लैंक के जीवन में दुखों का लंबा सिलसिला शुरू हुआ। 1909 में उनकी पत्नी मैरी की मृत्यु हो गई। यह उनके लिए बहुत बड़ा व्यक्तिगत आघात था। कुछ समय बाद 1911 में उन्होंने मार्गो वॉन होएसलिन से दूसरा विवाह किया। उनसे उनका एक बेटा हर्मन हुआ। लेकिन आने वाले वर्षों में प्लैंक को और भी बड़े दुख सहने पड़े। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। उनका बेटा कार्ल जर्मन सेना में शामिल हुआ और 1916 में युद्ध में मारा गया। प्लैंक के लिए ये गहरा आघात था। इसके कुछ समय बाद उनकी बेटी ग्रट की 1917 में चाइल्ड बर्थ के दौरान मृत्यु हो गई। फिर 1919 में उनकी दूसरी बेटी एमा की भी चाइल्ड बर्थ के बाद मृत्यु हो गई। कुछ ही वर्षों में प्लैंक ने अपने कई प्रियजनों को खो दिया। फिर भी उन्होंने अपना वैज्ञानिक और शैक्षणिक कार्य जारी रखा। 1918 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया।
ये पुरस्कार उन्हें एनर्जी क्वांटम की खोज और क्वांटम थियरी की नींव रखने के लिए मिला। इस समय तक दुनिया समझने लगी थी कि 1900 में प्लैंक द्वारा दिया गया विचार फिजिक्स के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक था। 1933 में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी जर्मनी की सत्ता में आए। ये जर्मन साइंस के लिए भी विनाशकारी समय था। यहूदी वैज्ञानिकों और नाजी आइडियोलॉजी का विरोध करने वाले एकेडमिक्स को विश्वविद्यालयों और संस्थानों से निकाला जाने लगा। कई महान वैज्ञानिकों को जर्मनी छोड़ना पड़ा। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी जर्मनी वापस नहीं लौटे और अंततः अमेरिका में बस गए। प्लैंक उस समय वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने जर्मनी में रहकर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को बचाने की कोशिश की। वे खुले राजनीतिक क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ जूइश साइंटिस्ट्स के पक्ष में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और हिटलर से भी बात की। लेकिन नाजी रेजीम के सामने उनकी शक्ति सीमित थी। प्लैंक के जीवन की सबसे भयानक व्यक्तिगत घटना अभी बाकी थी। उनका बेटा अर्विन प्लैंक नाजी रेजीम का विरोध करने वाले लोगों के संपर्क में था। 20 जुलाई 1944 को हिटलर की हत्या का एक असफल प्रयास हुआ, जिसे जुलाई 20 प्लॉट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नाजी गवर्नमेंट ने बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया। अर्विन भी गिरफ्तार हुआ। उस पर मुकदमा चला और उसे मौत की सजा सुनाई गई। मैक्स प्लैंक ने अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अधिकारियों से दया की अपील की, लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं हुई। 23 जनवरी 1945 को अर्विन प्लैंक को फांसी दे दी गई। उस समय मैक्स प्लैंक लगभग 86 वर्ष के थे। जिस पिता ने पहले ही एक बेटे और 2 बेटियों को खो दिया था, अब उसने अपने एक और बेटे को भी खो दिया। प्लैंक जीवित रहे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत देखा। उनका बर्लिन वाला घर भी युद्ध में नष्ट हो गया था और उनके कई पेपर्स तथा निजी सामान बर्बाद हो गए। युद्ध समाप्त होने के बाद वे गोटिंगन में रहने लगे। 4 अक्टूबर 1947 को गोटिंगन में 89 वर्ष की आयु में मैक्स प्लैंक की मृत्यु हो गई।